नमस्कार दोस्तों, मैं विजय तिवारी। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल द बुक सोसाइटी में, जहां हम आज की क्लास में सब्जेक्ट कोड BHIC 113 की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए उसके चैप्टर नंबर 7 को डिस्कस करेंगे। चैप्टर का नाम होगा असहयोग और खिलाफत आंदोलन। इस चैप्टर को पढ़ने के बाद जो आपको पता चलेगा वो यह पता चलेगा कि स्वाधीनता संग्राम में यानी कि आज़ादी की लड़ाई में असहयोग आंदोलन का क्या प्रभाव रहा है। इसके साथ साथ चैप्टर जब आप पढ़ोगे तो ये पता चलेगा कि असहयोग आंदोलन और जो ये खिलाफत आंदोलन था आखिर ये चलाया ही क्यों गया, यानी कि वो कौन से कारण थे जिसकी वजह से असहयोग और खिलाफत आंदोलन को चलाना पड़ा। इसके बाद आपको ये पता चलेगा कि इस आंदोलन के दौरान किस तरीके से अपनी योजनाओं को क्रियान्वित किया गया, किस तरीके से आंदोलन को आगे बढ़ाया गया। आंदोलन के प्रति भारतीय जनता की क्या प्रतिक्रिया थी, जनता के कौन से वर्ग का इसको साथ मिला और जनता के वो कौन से वर्ग थे जो इसमें शामिल नहीं हुए। इसके साथ साथ भारतीय स्वाधीनता संग्राम के इतिहास में यानी कि आज़ादी की लड़ाई के इतिहास में इस आंदोलन का क्या प्रभाव रहा है, ये तमाम चीज़ें हम इस चैप्टर को पढ़कर समझ पाएंगे। तो चलिए चैप्टर की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले चैप्टर की एक प्रस्तावना दी गई है। प्रस्तावना हमें यही बताती है कि चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे। चैप्टर की शुरुआत यहाँ से होती है। तो देखो, असहयोग आंदोलन की बात करें तो 1920 में ये आंदोलन शुरू हुआ था, ठीक है, और 1922 में इस आंदोलन को गांधी जी ने वापस ले लिया था। तो सबसे पहले हम यही पढ़ेंगे कि इस आंदोलन के शुरू होने के क्या कारण थे। तो इस आंदोलन के शुरू होने का पहला कारण था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। आप सभी को पता है कि 1914 से लेकर 1918 तक फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चला था। तो इस वर्ल्ड वॉर के भारत पर क्या इम्पैक्ट पड़े, ये जो इम्पैक्ट इसके पड़ेंगे उसी एक कारण उनमें से ये असहयोग आंदोलन का ये भी होगा। यानी कि जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर है, इसके बाद एक कानून आएगा रोलट एक्ट, एक हत्याकांड होगा जलियांवाला बाग हत्याकांड, और मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919 का। ये तमाम रीज़न है जो कि असहयोग आंदोलन और खिलाफत आंदोलन के कारण बनेंगे। इन सभी को आगे हम डीपली डिस्कस करेंगे। तो देखो, हुआ क्या, जब 1914 टू 1918 यानी कि 1914 से 18 तक जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चला, तो जब विश्व युद्ध की शुरुआत थी यानी कि 1914 में जब विश्व युद्ध शुरू हुआ तो ब्रिटेन ने अपना पूरा का पूरा ध्यान तो विश्व युद्ध की तरफ दे दिया। ऐसे में जो ब्रिटेन से सामान इंपोर्ट होता था इंडिया की तरफ, वो सामान क्या हो गया, धीरे धीरे कम हो गया। तो भारत के जो व्यापारी थे उनके ऊपर इसका अच्छा प्रभाव पड़ने लगा। लेकिन जब युद्ध खत्म हुआ तो युद्ध का खर्चा निकालने के लिए उन्होंने क्या करा, अंग्रेजों ने जो डेली रूटीन की चीज़ें थीं उनके दाम बढ़ा दिए, यानी कि महंगाई बढ़ गई। आम जनता इससे बहुत ज़्यादा पीड़ित हो गई। जो इंपोर्ट शुरुआत में कम हो गया था, अब वो इंपोर्ट फिर से बढ़ गया, यानी कि जो युद्ध के दौरान घट गई थी इंपोर्ट की मात्रा, वो युद्ध के अंत में फिर बढ़ गई। अब क्या हुआ, जो भारतीय उद्योगपति काम कर रहे थे उनका उत्पादन कम हो गया, बहुत सी फैक्ट्रियाँ भी बंद हो गई, और इन सब का प्रभाव मजदूरों पर भी पड़ा। किसान भी बेचारे जो लगान थे और करों के भारी बोझ से दब चुके थे, क्योंकि इनकी लगान भी ज़्यादा बढ़ा दी गई थी, टैक्स भी ज़्यादा बढ़ा दिया गया था। तो युद्ध के बाद के साल की जो देश की अर्थव्यवस्था थी वो बहुत ज़्यादा गंभीर हो गई थी। महंगाई, बेरोजगारी बहुत तेज गति से बढ़ चुकी थी। इवन राजनीति के क्षेत्र में अंग्रेजों ने लोकतंत्र को दबा दिया था पूरी तरीके से, और जो ये कहा था कि जनता अपने निर्णय खुद लेगी, इस वायदे को भी पूरा नहीं किया गया। तो ऐसे में जो हमारे राष्ट्रवादी थे यानी कि जो हमारी कांग्रेस पार्टी उस समय थी, उसका मोह भंग हो गया ब्रिटिश शासन से। उन्हें लगने लगा यार ब्रिटिश शासन हमारे लिए कभी भी कुछ अच्छा कर ही नहीं सकता। यानी कि 1914 में जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ तो थोड़ा सा उसके पॉजिटिव इम्पैक्ट हम पर पड़े। हमारे जो उद्योग धंधे थे वो विकसित होने लगे, क्योंकि जो ब्रिटेन से सामान भारत में आकर बिकता था वो थोड़ा सा बंद हो गया युद्ध की वजह से। लेकिन जब युद्ध खत्म हुआ तो अंग्रेजों ने सबसे पहली बात युद्ध का खर्चा निकालने के लिए क्या करा, डेली रूटीन की जो हमारी चीज़ें थी वो उनके दाम बढ़ा दिए। परिणाम क्या हुआ, महंगाई बहुत तेज गति से बढ़ी। जो इंपोर्ट कम हो गया था युद्ध के दौरान, वो इंपोर्ट फिर से बढ़ गया। तो जो भारत के उद्योग धंधे हैं वो फिर से निम्न स्तर पर चले गए, मजदूरों को फैक्ट्रियों से निकाल दिया गया। परिणाम ये पड़ा कि मजदूरों के ऊपर इसकी सबसे ज़्यादा मार पड़ी। उधर किसानों को भी बख्शा नहीं गया, किसानों से लगान के दाम दुगने कर दिए गए, कर बढ़ा दिए गए, जिसकी वजह से किसानों की स्थिति बद से बदतर होने लगी और आर्थिक स्थिति पूरी तरह से कमज़ोर हो गई। इसके अलावा अंग्रेजों ने क्या करा था, अंग्रेजों ने ये कहा था युद्ध के से पहले कि भाई हम इंडिया में डेमोक्रेसी को थोड़ा सा बढ़ाएंगे, आप लोगों को अपने निर्णय लेने के अधिकार दिए जाएंगे। लेकिन युद्ध के बाद उन्होंने इनको भी पूरा नहीं किया। परिणाम ये था, जो हमारे राष्ट्रवादी थे यानी कि जो हमारे देशभक्त थे, बड़े बड़े नेता थे, इन सब का मोह भंग हो गया अंग्रेजों के प्रति। उन्हें लगने लगा कि अंग्रेज कभी भी हमारे लिए कुछ भी सही नहीं कर सकते। तो ये तो बात थी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की।
दूसरी बात ये थी कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद एक कानून पास किया गया और इस कानून का नाम था रोलेट एक्ट। अब ये रोलेट एक्ट कानून जब लाया गया तो इसमें इस कानून में ये कह दिया गया कि भाई आपको जिसके ऊपर भी शक है कि जो भी बंदा आंदोलन को बढ़ावा दे रहा है, धरने प्रदर्शन को बढ़ावा दे रहा है, आप उन्हें शक के आधार पर जेल में डाल सकते हो। तो दूसरी महत्वपूर्ण घटना थी 1919 का रोलेट एक्ट। इस एक्ट ने सरकार को यह अधिकार दे दिया कि वो किसी भी व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए कैद में रख सकती है, और ये इसलिए रखा गया था कि जो भी राष्ट्रवादी हैं उनको अपने बचाव का मौका ही ना दिया जाए और उन्हें कैद में डाल दिया जाए। गांधी जी ने इस आंदोलन का विरोध किया, इसे काला कानून कहा जाता है। गांधी जी ने कहा भाई अगर देखो रोलेट एक्ट का प्रयोग किया गया तो मैं सत्याग्रह कर दूंगा। गांधी जी ने यह कहा कि अगर रोलेट एक्ट का प्रयोग करोगे तो मैं सत्याग्रह कर दूंगा। एक्चुअली रोलेट एक्ट इसलिए लाया गया था क्योंकि अंग्रेजों को ये था कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान बहुत सारे लोगों ने अंग्रेजों को परेशान किया है, उन्होंने आज़ादी की लड़ाई के लिए आंदोलन किए हैं। तो ऐसे में अंग्रेज ये नहीं चाहते थे किसी भी आंदोलन को बढ़ावा दें, इसलिए उन्हें जिस पे भी शक था कि जो भी बंदा क्रांतिकारी गतिविधियां कर रहा है, जो भी बंदा राष्ट्रवादी आंदोलन को बढ़ावा दे रहा है, उसे शक के आधार पर जेल में डाल दो। इसके लिए आपको वारंट वगैरह की कोई भी जरूरत नहीं पड़ेगी। अब ऐसे में रोलेट एक्ट के खिलाफ विरोध होने लगे, हड़ताल प्रदर्शन होने लगे। अब ये चीज़ भी बहुत खतरनाक थी, यानी कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के इम्पैक्ट जो हम पर पड़े, उसके बाद जो रोलेट एक्ट कानून आया। इसके बाद एक घटना और बहुत बड़ी घटेगी। अमृतसर में क्या होगा, जलियांवाला बाग हत्याकांड, जिसके बारे में आपने सुना होगा। 13 अप्रैल 1919 को एक बहुत बड़ी घटना घटी जिसने पूरे के पूरे भारतीय साम्राज्य को क्या कर दिया, शॉक कर दिया। इसमें हुआ क्या था, अमृतसर के जलियांवाला बाग में बहुत सारी भीड़ इकट्ठी हुई थी 13 अप्रैल को। ये भीड़ जो इकट्ठी हुई थी इसलिए इकट्ठी हुई थी क्योंकि उनके दो बड़े नेता, एक थे डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू, दूसरे का नाम था डॉक्टर सत्यपाल, इनकी गिरफ्तारी हो गई थी। तो इनके गिरफ्तारी के खिलाफ विरोध प्रकट करने के लिए ये लोग इकट्ठे हुए जलियांवाला बाग में। अब जलियांवाला बाग जो था वो एक खुला मैदान था और तीनों ओर से इमारतों से घिरा हुआ था। एक पतली सी गली थी और उसमें एक छोटा सा गेट था। उस समय हमारे जो जनरल कमांडर थे वो थे जनरल डायर। जनरल डायर को ये लगा यार हमने इस एरिया में मार्शल लॉ घोषित कर रखा है, यानी कि सीन ये था कि पंजाब में क्या हो गया था 13 अप्रैल से पहले ही, लगभग 7-8 अप्रैल से ही वहाँ पर ना दंगे फसाद होने लगे थे। तो ऐसे में डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और मास्टर सत्यपाल को क्या कर लिया गया, गिरफ्तार कर लिया गया। जब गिरफ्तार हुआ तो ये गिरफ्तार हुए थे, इनकी गिरफ्तारी के खिलाफ बड़े पैमाने पर धरने प्रदर्शन हुए। तो ऐसे में क्या करा सरकार ने, यानी कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने पंजाब में मार्शल लॉ घोषित कर दिया था। अब ये जो गांव के लोग थे इन्हें बेचारों को पता नहीं था, क्योंकि उस समय टीवी इंटरनेट ये तो था नहीं, तो इन्हें पता ही नहीं चल पाया कि इस एरिया में मार्शल लॉ लागू है। अब ये 13 अप्रैल वहाँ पर बैसाखी का उत्सव भी मनाना था इन्हें, और इनकी गिरफ्तारी का विरोध भी करना था। तो जनरल डायर को लगा कि जो ये भारतीय हैं ये उसके रूल को फॉलो नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जनरल डायर को लगा यार मैंने मार्शल लॉ घोषित कर रखा है और ये लोग उसका नियम तोड़कर यहाँ पर इकट्ठा हो रहे हैं। तो ऐसे में उसने ये कहा कि इन्हें सबक सिखाना होगा। तो उसने ये कहा कि उसने अपनी सेना को आदेश दिया या तो भीड़ खत्म हो जानी चाहिए या गोलियां खत्म हो जानी चाहिए। अब ऐसे में सेना ने अंधाधुंध फायरिंग की और बड़े पैमाने पर बहुत सारे लोग मारे गए, हजारों लोग मारे गए। वहाँ पर एक कुआं था, उसके अंदर भी गिर के बहुत सारे लोग मर गए, बहुत सारे लोग घायल भी हुए। इस घटना की अगर हम बात करें तो इस घटना ने न सिर्फ भारत को बल्कि पूरे विश्व को धक्का दे पहुंचाया, और ऐसे में भारत में बहुत सारे लोगों ने इस घटना के विरोध में बहुत सारी एक्टिविटी करी। फॉर एग्जांपल जो रविंद्रनाथ ठाकुर थे, जिन्हें हम रविंद्रनाथ टैगोर के नाम से भी जानते हैं, इन्होंने जलियांवाला बाग हत्याकांड के खिलाफ अपनी सर की उपाधि को भी लौटा दिया। यानी कि माहौल पूरी तरीके से गर्म बन चुका था 1919 के बाद। यानी कि हम बात ये कर रहे हैं कि असहयोग आंदोलन शुरू ही क्यों किया गया, खिलाफत आंदोलन शुरू ही क्यों किए जा रहे हैं। तो असहयोग आंदोलन शुरू करने का पहला कारण ये है कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का जो प्रभाव पड़ा है हमारी अर्थव्यवस्था पर। दूसरी बात ये थी कि रोलेट एक्ट नाम का एक कानून भी ला दिया है। तीसरी बात, सबसे बड़ी बात थी जलियांवाला बाग हत्याकांड। तभी 1919 में एक और घटना घटी। 1919 में अंग्रेजी सरकार ने एक कानून पास किया जिसे हम मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जानते हैं। 1919 का जो भारत सरकार अधिनियम था, इस अधिनियम में कांग्रेस ने कुछ डिमांड्स करी थी, उन डिमांड्स को पूरा नहीं किया गया था। परिणाम ये हुआ कि जितने भी हमारे राष्ट्रवादी थे और जो कांग्रेस बड़े बड़े लीडर थे, इनका अंग्रेजों के प्रति मोह भंग हो गया और अब ये आर पार की लड़ाई चाहने लगे। अब इन्हें लगने लगा कि जो स्वतंत्रता है वो हमें बैठकर नहीं मिलेगी। गांधी जी का प्रभाव उस दौरान यहाँ बढ़ रहा था, क्योंकि गांधी जी 1915 में भारत में आए थे, 1915 में भारत में आए 9 जनवरी 1915 को। और गांधी जी जब शुरुआत में भारत में आए तो उन्होंने पूरे के पूरे भारत को क्या करने लगे, दौरा किया, भारत के लोगों के अंदर राजनीतिक अवेयरनेस को चेक किया। फिर उसके बाद 1917 में चंपारण आंदोलन चलाया, गुजरात के खेड़ा में आंदोलन चलाया, अहमदाबाद में आंदोलन चलाया।
उसके बाद अब गांधी जी एक बड़े आंदोलन की तैयारी में थे और वो बड़े आंदोलन को मौका दिया जलियांवाला बाग हत्याकांड ने। तो अगर आपसे पूछा जाए कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के रीज़न क्या थे, तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का पहला रीज़न था प्रथम विश्व युद्ध के जो प्रभाव पड़े भारतीय अर्थव्यवस्था पर, किसानों पर, मजदूरों पर। इसके अलावा अंग्रेजों ने अपने राजनीतिक वायदों को पूरा नहीं किया, इवन रोलेट एक्ट लगा दिया, जलियांवाला बाग हत्याकांड और 1919 के एक्ट में भारतीय लोगों को किसी प्रकार के भी स्वतंत्रता के वायदे नहीं दिए गए। जो कानून लागू किए गए उससे भारतीय संतुष्ट नहीं थे। इन सभी चीज़ों की वजह से भारत में असहयोग आंदोलन शुरू होगा। तो अब तक हमने असहयोग आंदोलन का कारण पढ़ा है। अब हम सबसे पहले खिलाफत की बात पढ़ेंगे, यानी खिलाफत आंदोलन की बात करेंगे। तो देखो, खिलाफत आंदोलन क्यों शुरू हुआ, सबसे पहले हम इसका मतलब समझते हैं। तो 1914 से 1918 तक फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा था। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में एक तरफ तो ब्रिटेन था, यानी कि ब्रिटेन और उसके सहयोगी देश थे, दूसरी तरफ था तुर्की। अब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में ब्रिटेन की जीत हुई और तुर्की हार गया। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान तुर्की ब्रिटेन के खिलाफ जर्मनी और ऑस्ट्रिया के साथ मिलकर युद्ध लड़ रहा था, यानी कि एक तरफ से जर्मनी, ऑस्ट्रिया और ऑटोमन साम्राज्य जिसमें तुर्की था, दूसरी तरफ ब्रिटेन और उसके सपोर्टर थे। इस युद्ध को ब्रिटेन ने जीत लिया और तुर्की इस युद्ध को हार गया। अब जब तुर्की इस युद्ध को हार गया तो ब्रिटिशर्स ने तुर्की के ऊपर बहुत कठोर शर्तें थोपी। उन्होंने सबसे पहली शर्त ये थोपी कि तुर्की का जो सुल्तान था उसे कहते थे खलीफा। अब ये देखो, खलीफा छोटा मोटा बंदा नहीं था, ये जो खलीफा था ये एक धार्मिक नेता था। विश्व भर के ज़्यादातर जो मुसलमान थे वो इसे अपना धार्मिक नेता मानते थे। इवन जो भारत के मुस्लिम कम्युनिटी के लोग थे वो भी खलीफा को अपना धार्मिक नेता मानते थे, खलीफा के ही सबसे बड़े पद मानते थे। ऐसे में खलीफा को गिरफ्तार कर लिया गया, खलीफा का पद खत्म कर दिया गया। ब्रिटिशर्स ने कहा अब तुर्की में किसी भी खलीफा का कोई पद नहीं होगा, अब तुर्की में डेमोक्रेसी आएगी। अब ऐसे में जो भारतीय मुसलमान थे उनकी सहानुभूति हो गई तुर्की के साथ। वो ये चाहते थे कि युद्ध के बाद जो खलीफा का पद है उसे ख़त्म ना किया जाए, क्योंकि ब्रिटिशर तो खलीफा का पद ख़त्म कर रहा था। ऐसे में भारतीय मुसलमान ये चाहते थे कि भैया खलीफा के पद को बचाया जाए। तो खलीफा के पद को बचाने के लिए भारतीय मुसलमानों ने एक आंदोलन शुरू किया जिसे खिलाफत आंदोलन कहते हैं। यानी खिलाफत आंदोलन का कारण क्या था, तो खिलाफत आंदोलन का कारण भारत में नहीं था, खिलाफत आंदोलन का कारण था तुर्की में। तो खिलाफत आंदोलन का कारण यह था कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में तुर्की ब्रिटिश साम्राज्य से हार गया था। परिणाम था ब्रिटिशर्स ने क्या करा, तुर्की ऊपर संधि थोप दी। उसके यहाँ का जो सर्वोच्च पद था खलीफा, जो कि एक धार्मिक नेता का पद था, उसे समाप्त कर दिया गया। ऐसे में जो भारतीय मुसलमान थे उनकी जो सद्भावना है वो तुर्की के खलीफा से जुड़ी हुई थी। वो चाहते नहीं थे कि इस पद को ख़त्म कर दिया जाए। तो ऐसे में उन्होंने भारत से ब्रिटिश की सरकार पर दबाव बनाने के लिए एक आंदोलन शुरू किया। इसी आंदोलन को हम खिलाफत आंदोलन कहते हैं। खिलाफत आंदोलन की जो डिमांड्स थी वो यही थी कि खलीफा के नियंत्रण को फिर से वापस लाया जाए और जो खलीफा के एरिया हैं, ऑटोमन जो साम्राज्य है, उसे फिर से उसे वापस मिल जाए। अब खिलाफत आंदोलन को बढ़ावा देने के लिए कहाँ से शुरुआत होती है, तो देखो 1919 की शुरुआत में बम्बई में एक खिलाफत कमेटी बनाई जाती है। यानी कि 1919 में खिलाफत आंदोलन को बढ़ावा देने के लिए बॉम्बे में एक खिलाफत कमेटी बनाई गई और ये जो कमेटी बनाई गई ये मुसलमान व्यापारियों द्वारा बनाई गई। अब ये चाहते थे कि हम लोग अपनी व्यक्तिगत सभाएं करें और अपने अपने पक्ष में अर्जियां दें कि भाई हमें खलीफा का पद फिर से वापस चाहिए और अंग्रेजों के ऊपर हम दबाव बनाएं। जल्दी आंदोलन क्या हुआ, बोरिंग सा हो गया। उसका रीज़न था कि आप ये सोच रहे हो कि आप लिखकर ब्रिटिशर्स को दोगे और ब्रिटिशर्स आपकी बात मान लेंगे, तो ऐसा तो होने वाला नहीं है। परिणाम था क्या हुआ, आंदोलन में जो संयम वाली विचारधारा थी ये खत्म हो गई और अब नए नए लोग खिलाफत आंदोलन से जुड़ने लगे, खिलाफत कमेटी से जुड़ने लगे और इन्होंने कहा भाई अब हम देशव्यापी आंदोलन चलाएंगे, यानी कि पूरे देश में आंदोलन चलाएंगे जब तक ब्रिटिशर्स हमारी बात नहीं मानेंगे। अब ऐसे में दिल्ली में मीटिंग होती है 22-23 नवंबर 1919 को, अखिल भारतीय खिलाफत कॉन्फ्रेंस। इसमें जो मुस्लिम हैं वो असहयोग को पक्ष रखेंगे, यानी कि अब वो ये कहेंगे हिंदू मुसलमान मिलकर एक बड़ा आंदोलन चलाएंगे और ये आंदोलन असहयोग आंदोलन होगा, यानी कि खिलाफत आंदोलन को असहयोग आंदोलन में मिक्स कर दिया जाएगा। तो देखो इन्होंने कहा भाई हम तो असहयोग करेंगे। असहयोग का मतलब है कि किसी भी तरीके से कॉपरेट नहीं करेंगे, और जब आप सरकार को कॉपरेट ही नहीं करोगे तो क्या सरकार अपना शासन चला पाएगी। तो यानी कि 22-23 नवंबर 1919 को जब अखिल भारतीय खिलाफत कॉन्फ्रेंस हुई तो उसमें पहली बार इन्होंने कहा कि भाई हम ब्रिटिश सरकार से असहयोग करेंगे। यहाँ पर एक नेता थे जिनका नाम था हसरत मोहानी। इन्होंने कहा हम ब्रिटिश वस्तुओं का बहिष्कार करेंगे, यानी कि ब्रिटेन का जितना भी सामान है उसको बाइकआउट करेंगे। खिलाफत नेतृत्वकर्ताओं ने यह भी कहा कि अगर भाई मुसलमानों की संधियाँ नहीं मानी गई तो हम सरकार को किसी प्रकार का सहयोग नहीं देंगे। 1920 में यहाँ पर अली बंधु भी इसमें मिल गए, जिनमें से एक का नाम था शौकत अली।
शौकत अली ने तो सरकार को चेतावनी भी दे दी, यदि सरकार मुसलमानों को संतुष्ट नहीं कर पाई तो हम हिंदुओं के साथ मिलकर एक असहयोग आंदोलन शुरू करेंगे। शौकत अली ने इस बात पर भी जोर दिया कि हम अपने आंदोलन की लीडरशिप महात्मा गांधी को देंगे, क्योंकि महात्मा गांधी एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें हिंदुओं का भी और मुसलमानों का दोनों का सम्मान प्राप्त था। तो शौकत अली ने ये चेतावनी दे दी कि भाई अगर सरकार ने मुसलमानों की बात नहीं मानी, मुसलमानों को संतुष्ट नहीं किया, तो हम एक बहुत बड़ा आंदोलन शुरू कर देंगे और ये आंदोलन हिंदू मुसलमानों का एक साथ होगा। आंदोलन की लीडरशिप गांधी जी करेंगे और आंदोलन का नाम होगा असहयोग आंदोलन। अब देखो, गांधी जी यही चाहते थे। गांधी असहयोग क्यों नहीं शुरू कर रहे थे शुरुआत में? उसका रीजन था क्योंकि कोई भी आंदोलन जब भी सफल हो पाता है जब उसमें एक बहुत बड़ी जनता पार्टिसिपेट करे। और गांधी जी को ये था कि यार हिंदू तो आंदोलन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं बट मुस्लिम आंदोलन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। ऐसे में जब तक मुसलमान असहयोग में या मुसलमान किसी आंदोलन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे तब तक आंदोलन पूरे भारतीय स्तर पर चला ही नहीं जा सकता। इसलिए गांधी जी की शुरुआत में ये चेष्टा थी कि वो हिंदू मुसलमानों में एकजुटता हासिल करें, और खिलाफत वाले मुद्दे ने गांधी जी को ये मौका दे दिया। क्योंकि अगर गांधी जी केवल और केवल अपने अलग स्तर पर ये कहते कि मैं जलियांवाला बाग के खिलाफ आंदोलन करूंगा, मैं रोलट एक्ट के खिलाफ आंदोलन करूंगा, तो शायद उन्हें इतना बड़ा समर्थन नहीं मिल पाता। लेकिन जो ये खलीफा वाला मुद्दा हुआ, इससे मुसलमान भी ब्रिटिशर्स के खिलाफ हो गए और भारतीय तो ब्रिटिशर्स के खिलाफ थे ही थे। तो ऐसे में एक ही दुश्मन है और दो बंदे हैं, तो इनका एकजुट हो जाना राजनीति में वाजिब है। तो ऐसे में क्या हुआ, खिलाफत कमेटी और कांग्रेस ये दोनों एकजुट हो गई। तो खिलाफत की समस्या भारतीय राजनीति में प्रत्यक्ष रूप से तो नहीं संबंधित थी क्योंकि ये तो तुर्की से संबंधित थी। तो ऐसे में हिंदुओं का समर्थन इन्हें कैसे मिले? इधर अंग्रेजों के खिलाफ हिंदू मुसलमान को एकता स्थापित करने के लिए गांधी जी ने इसे एक मौका देखा, जो मैंने आपको समझाई दिया है। ऐसे में अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया, किसको? गांधी जी को। लेकिन गांधी जी ने 1919 में कोई डिसीजन नहीं लिया, उन्होंने डिसीजन लिया 1920 में। कब डिसीजन लिया? जब जलियांवाला बाग हत्याकांड पे एक रिपोर्ट आई जिसे हम हंटर कमेटी की रिपोर्ट कहते हैं। इस रिपोर्ट में जलियांवाला बाग जो हत्याकांड हुआ था उसके खिलाफ कोई ज़्यादा कार्रवाई नहीं की गई, जनरल डायर के खिलाफ भी कोई कार्रवाई नहीं की गई। ये कहा गया जनरल डायर की वो एक भूल थी। तो ऐसे में भारतीय लोग आक्रोशित हो गए और गांधी जी ने ये डिसाइड कर लिया कि अब वो एक बड़ा आंदोलन करेंगे। गांधी जी ने क्या करा, इलाहाबाद में केंद्रीय खिलाफत कमेटी की तीसरी जून को पहली बैठक हुई। इस बैठक में बड़े बड़े लीडर आए, कांग्रेस के भी और खिलाफत के भी। तो इलाहाबाद में 1 जून से लेकर 3 जून तक 2 दिन की खिलाफत कमेटी की बैठक होती है, ठीक है भाई। और इसमें कांग्रेस के नेता भी शामिल होते हैं और खिलाफत के नेता भी शामिल होते हैं। और ये कहते हैं भाई सरकार ने जो भी उपाधियां जिसको दी हैं हम उन उपाधियों का बाइकआउट करेंगे, यानी कि सरकार ने जो भी टाइटल जिसको दिए हैं, जैसे कि रविंद्रनाथ टैगोर को सर की उपाधि दी गई थी, उन्होंने लौटा दिए हैं। जो भी लोग लोक सेवाओं में लगे हैं, सेना में लगे हैं, पुलिस में लगे हैं, सब अपनी सरकारी नौकरी को छोड़ दें। कोई भी बंदा टैक्स नहीं अदा करेगा। ये कार्यक्रम तय किए गए आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए। और फाइनली 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन शुरू करने का निश्चय किया। गांधी जी ने जोर दिया कि पंजाब तथा खिलाफत की गलतियों को अगर सुधारा नहीं गया तो सरकार असहयोग जारी जब तक रखेगी, यानी कि असहयोग आंदोलन जब तक चलता रहेगा जब तक खिलाफत कमेटी की बातें ना मान ली जाए और साथ साथ जो पंजाब के लोगों के साथ अन्याय हुआ है उन्हें न्याय ना मिल जाए। इधर जो अंग्रेज होंगे वो इस आंदोलन को इग्नोर करेंगे शुरुआत में। लेकिन ये जो असहयोग आंदोलन शुरू हुआ, इसकी शुरुआत करना इतना आसान नहीं था। उसका रीज़न था कि गांधी जी को शुरुआत में कहीं से भी सपोर्ट नहीं मिलेगा। यही बात इस पैराग्राफ में यहाँ बताई जाएगी। कलकत्ता में कांग्रेस की मीटिंग होगी और उसके बाद नेक्स्ट मीटिंग होगी नागपुर में। तो यहाँ से यहाँ तक गांधी जी बहुत सारे लोगों को जोड़ने में सफल रहेंगे। शुरुआत में बहुत सारे लोग मना कर देंगे, यानी कि अब तक की बात सिर्फ इतनी सी है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के प्रभाव, जलियांवाला बाग हत्याकांड, उधर रोलट एक्ट और 1919 का सुधार, तुर्की में जो खलीफा का पद खत्म कर दिया गया, इन सब घटनाओं के परिणाम स्वरूप गांधी एक आंदोलन शुरू करना चाहते हैं, असहयोग। और उधर उन्हें मुसलमानों का सपोर्ट मिल रहा है खिलाफत आंदोलन की वजह से। अब खिलाफत आंदोलन की वजह से कांग्रेस और मुस्लिम लीग एक हो गई है, ठीक है, और ये दोनों मिलकर एक बड़ा आंदोलन बनाने की तैयारी में हैं। आंदोलन का जो लक्ष्य रखा गया है वो ये रखा गया है कि सरकार खिलाफत की बातें माने, और दूसरी बात यह है कि पंजाब में जो लोगों के साथ अन्याय हुआ है उनको न्याय दिलवाया जाए। आंदोलन शुरू करने के तरीके ये थे कि सरकारी नौकरी वाले बंदे अपना पद छोड़ देंगे, लोग टैक्स पे नहीं करेंगे अंग्रेजों को, और जितने भी ब्रिटिश सामान है उसका बाइकआउट किया जाएगा। ऐसा गांधी जी ने कहा, सब लोग अपने अपने स्तर पर ऐसा करें। लेकिन मुद्दा ये उठा कि गांधी जी के लिए पूरी कांग्रेस अपने कार्यक्रमों की सहमति नहीं दिलवा सकती थी, यानी कि कांग्रेस का हर लीडर गांधी जी से सहमत नहीं था। प्रोफेसर रविंद्र कुमार बताते भी हैं
गांधी जी जो सत्याग्रह चलाना चाहते थे, बाल गंगाधर तिलक उसे सपोर्ट नहीं कर रहे थे, क्योंकि बाल गंगाधर तिलक की जो छवि थी वो थोड़ी सी कट्टर थी, वो मुसलमानों का सपोर्ट नहीं चाहते थे। लेकिन वो ये कहते थे कि देखो, अगर मुसलमानों के साथ आपको जुड़ना है तो मामला सेकुलर होना चाहिए, यानी कि धर्मनिरपेक्ष होना चाहिए। ऐसा ना हो कि मुसलमानों के प्रति ज़्यादा सहानुभूति हो, हिंदुओं के प्रति कम सहानुभूति, ऐसा ना हो। तो बाल गंगाधर तिलक को मनवाना बहुत कठिन काम था उस समय। फिर भी और तिलक को दूसरी बात ये थी कि तिलक था, जो तिलक जी थे वो थे क्रांतिकारी विचारधारा के बंदे, और गांधी जी उनसे कह रहे हैं कि आप सत्याग्रह करो। तो जो तिलक थे उन्हें सत्याग्रह पर थोड़ा सा डाउट था कि यार सत्याग्रह से गांधी ये जो अंग्रेज मान जाएंगे क्या। वे मुसलमान नेताओं के साथ धार्मिक समस्या पर संबंध भी नहीं रखते थे। तिलक ने कहा भाई हिंदू मुसलमानों के बीच सहयोग जब ही होगा जब दृष्टिकोण धर्मनिरपेक्ष हो। तिलक इससे पहले कुछ कर पाते, दुर्भाग्यवश 1 अगस्त 1920 को उनका क्या हो गया, देहांत हो गया। उनके देहांत के बाद मामला थोड़ा सा ठंडा पड़ गया, यानी कि गांधी जी के सामने सबसे बड़ी समस्या ये थी कि कांग्रेस के एक बहुत बड़े लीडर जिनका नाम क्या है, बाल गंगाधर तिलक, उनको कैसे राजी किया जाए कि बाल गंगाधर तिलक और उनके सपोर्टर असहयोग आंदोलन में आ जाएं, क्योंकि बाल गंगाधर तिलक एक क्रांतिकारी नेता थे, दूसरे कट्टरता की भावना उनके अंदर, हिंदुत्व की भावना थी। ऐसे में बाल गंगाधर तिलक ये चाहते थे कि मुसलमानों के साथ मिलकर आंदोलन में जब ही चलाऊंगा जब आंदोलन जो है वो सेकुलरिज्म पर आधारित होगा, धर्मनिरपेक्षता के आधार पर आधारित होगा। दूसरी बात यह है कि वो सत्याग्रह पर थोड़ा डाउट कर रहे थे, लेकिन इससे पहले वो आंदोलन मिल पाते, उससे पहले उनका देहांत हो गया और इनका राजनीतिक सफर यहीं खत्म हो गया। अब ऐसे में कांग्रेस के अंदर जो दूसरे बड़े नेता थे उनका नाम था लाला लाजपत राय, और एक और नेता थे जिनका नाम था CR दास। अब लाला लाजपत राय और जो CR दास थे, इन लोगों ने गांधी जी के एक कार्यक्रम का विरोध किया, क्योंकि गांधी जी चाहते थे कि जो आगे परिषदों के चुनाव है उस चुनाव का भी बायकॉट किया जाए। तो इन्होंने कहा भाई चुनाव का बायकॉट क्यों करोगे, यानी कि CR दास ने कहा हम चुनाव का बायकॉट नहीं करेंगे। लाला लाजपत राय ने कहा हम चुनाव का बायकॉट नहीं करेंगे। जवाहरलाल नेहरू जी ने अपनी बायोग्राफी में लिखा है, आत्मकथा में लिखा भी है कि कांग्रेस के लगभग जितने भी पुराने समर्थक थे, जितने भी पुराने नेता थे, उन्होंने गांधी जी के असहयोग प्रस्ताव का विरोध किया। अब कोई बड़े बड़े लीडर नहीं शामिल होंगे तो कोई आंदोलन चल सकता है क्या। तो यानी कि असहयोग आंदोलन शुरू करना कोई आसान काम नहीं था। अब असहयोग और बहिष्कार की बात करें तो जो प्रांतीय कांग्रेस कमेटियां थीं, इन प्रांतीय कांग्रेस कमेटियों ने सबने के सामने विचार रखा गया, यानी कि अलग अलग, जैसे मद्रास की प्रेसिडेंसी थी, कलकत्ता की प्रेसिडेंसी थी, बिहार की प्रेसिडेंसी थी, सबको ज्ञापन दिए गए, सबको लेटर भेजा गया कि भाई देखो हम इस तरीके से असहयोग चलाना चाहते हैं, आप हमारा सपोर्ट करोगे क्या, आप हमारा सपोर्ट क्या करोगे क्या। तो मोस्टली कांग्रेस कमेटियों ने क्या करा, गांधी जी को सहयोग देने के लिए मना कर दिया कि भाई हम आपको पूरी तरीके से सपोर्ट नहीं कर पाएंगे। फॉर एग्जांपल संयुक्त प्रांत, जिसे आज यूपी के नाम से जाना जाता है, संयुक्त प्रांत कांग्रेस कमेटी ने एक लंबी बहस के बाद असहयोग के सिद्धांतों को थोड़ी बहुत सहमति दे दी। उन्होंने कहा स्कूल, कॉलेज, सरकारी दफ्तर और ब्रिटिश वस्तुओं को हम धीरे धीरे बाइकआउट करेंगे, एकदम से बाइकआउट नहीं करेंगे। बम्बई की जो प्रांतीय कांग्रेस कमेटी थी उसने वैधानिक तरीके से मान्यता दे दी थी, लेकिन उन्हें बहिष्कार के आधार पर आपत्ति थी। बंगाल की कमेटी की बात करें तो इन्होंने असहयोग के सिद्धांत को तो स्वीकार कर लिया, लेकिन यह परिषद का बहिष्कार नहीं चाहते थे। इसी तरीके से मद्रास ने असहयोग को तो समर्थन दिया, लेकिन गांधी जी के कार्यक्रम को माना नहीं कि भाई ये कह रहे हैं कि असहयोग आंदोलन तो चला लो आप, लेकिन जैसा आप सोच रहे हो उस तरीके से हम आंदोलन नहीं चला पाएंगे। तो गांधी जी के आंदोलन को ज़्यादातर प्रांत की कमेटियों ने मना कर दिया, कांग्रेस के बड़े बड़े लीडरों ने मना कर दिया। उन्होंने कहा चलो यार हम आपको सपोर्ट तो कर देंगे आंदोलन में, लेकिन बाइकआउट नहीं करेंगे। केवल बिहार और गुजरात ही दो ऐसी जगह थी जिन्होंने गांधी जी के कार्यक्रमों का पूरा समर्थन दिया, ज़्यादातर प्रांतीय नेताओं ने इसके लिए मना कर दिया। अब सितंबर 1920 में कलकत्ता में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की एक विशेष बैठक बुलाई गई। देखो हमने पहले पढ़ रखा है कांग्रेस की दिसंबर में हर साल मीटिंग होती थी, एनुअल मीटिंग, लेकिन कई बार विशेष परिस्थितियों में इमरजेंसी बैठक भी बुलाई जाती थी। तो सितंबर 1920 में कलकत्ता में अखिल भारतीय कांग्रेस की विशेष बैठक बुलाई गई और इस बैठक के अध्यक्ष थे लाला लाजपत राय। इस बैठक में यह माना जा रहा था कि गांधी जी के कार्यक्रम का जोरदार विरोध किया जाएगा, लेकिन हुआ इससे उल्टा ही। ज़्यादातर नेताओं ने जो शुरुआत में विरोध कर रहे थे उन्होंने इसको सपोर्ट किया, और जब वोटिंग की बात आई कि असहयोग होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, तो गांधी जी को बड़े बड़े व्यापारियों और मुसलमानों ने खुला सपोर्ट करा, जिसके परिणामस्वरूप गांधी जी को 1000 वोटों से जीत हासिल हुई और गांधी जी ने पास करवा दिया कि असहयोग आंदोलन होना ही चाहिए। गांधी जी के समर्थक में मोतीलाल नेहरू थे, सैफुद्दीन कुचलू थे, जितेंद्र लाल बनर्जी थे, शौकत अली, याकूब हसन और डॉक्टर अंसारी जैसे बड़े बड़े नेता थे। विरोधियों में बात की जाए तो पंडित मदन मोहन मालवीय, एनी बेसेंट, कुछ ऐसे बड़े नाम थे जिन्होंने गांधी जी का इसमें विरोध किया था। लेकिन व्यापारियों की वजह से, मुसलमानों के समर्थन की वजह से गांधी जी को कामयाबी हासिल हो गई और गांधी जी ने
अपना जो प्रस्ताव था असहयोग का उसे कांग्रेस की इस मीटिंग में क्या कर दिया, लागू करवा दिया। इस मीटिंग में इस बात पर सहमति बनी कि सभी लोग अपनी उपाधियों की वापसी करेंगे। जितने भी स्कूल हैं, अदालतें हैं, विदेशी सामान हैं और परिषद है, इनको बाइकआउट किया जाएगा। राष्ट्रीय विद्यालय, पंच अदालतों और खादी को बढ़ावा दिया जाएगा, यानी कि देश के विद्यालयों को, देश की अदालतों को और जो खादी वस्त्र है, चरखा है, इसे बढ़ावा दिया जाएगा। कांग्रेस पार्टी ने गांधी जी की इस योजना को समर्थन दिया। सरकार के साथ तब तक असहयोग किया जाएगा जब तक खिलाफत की गलतियों को और पंजाब की गलतियों को सुधारा ना जाए। जब तक ये आंदोलन चलेगा, ये आंदोलन की डेट रखी गई, यानी कि आंदोलन जब तक चलता रहेगा जब तक अंग्रेज हमारी बात नहीं मानेंगे। तो इस तरीके से आंदोलन शुरू हुआ। आगे चलकर क्या हुआ, नागपुर में कांग्रेस की एनुअल मीटिंग बैठी दिसंबर में। तो कांग्रेस की जब एनुअल मीटिंग बैठी तो इसमें सबसे बड़ा मतलब परिवर्तनकारी बात थी वो ये थी कि CR दास, जिन्होंने शुरुआत में कांग्रेस का विरोध किया था, अब उन्होंने इसे सपोर्ट करना शुरू कर दिया। नागपुर में असहयोग प्रस्ताव की सिफारिश की गई। असहयोग प्रस्ताव पूरी तरीके से आया, योजना घोषित की गई और जितने भी लीडर पहले विरोध में थे वो सब इसके साथ हो गए। इस आंदोलन में ये बात की गई कि सभी लोग परिषदों से इस्तीफा देंगे, वकालत का त्याग करेंगे, शिक्षा के राष्ट्रीयकरण को बढ़ावा दिया जाएगा, राष्ट्रीय सेवा के लिए मजदूरों को इकट्ठा किया जाएगा, राष्ट्रीय फंड को इकट्ठा किया जाएगा। फंड का नाम रखा गया तिलक फंड, बाल गंगाधर तिलक के नाम पर पैसे मांगे गए। आगे आंदोलन को आगे बढ़ावा देने के लिए क्या क्या किया गया वो सुनिए। 15 सदस्यों की एक कमेटी बनाई गई, 350 सदस्यों की एक भारतीय समिति बनाई गई, शहर से गांव के स्तर तक छोटी छोटी कमेटियां बनाई गई कि आप लोगों को अवेयर करोगे, आप लोगों को कहोगे भीड़ ज़्यादा से ज़्यादा जुटाई जाए, अंग्रेजों के खिलाफ ये आंदोलन होने जा रहा है। सभी स्त्री पुरुष जिसकी उम्र 18 से अधिक है वो 4 आना वार्षिक शुल्क देंगे कांग्रेस के, तो कांग्रेस के मेंबर बन जाएंगे। इसके अलावा रचनात्मक कार्यक्रम भी चलाए गए, विध्वंसक कार्यक्रम भी चलाए गए। रचनात्मक कार्यक्रमों में यह था कि हम शिक्षा को बढ़ावा देंगे, अपने देश की स्वदेशी सामान को बढ़ावा देंगे, चरखे को बढ़ावा देंगे, स्वयंसेवी संगठनों की भर्ती करेंगे। इसके अलावा जो कानून अदालतें थी इनका बहिष्कार किया जाएगा, शैक्षिक संस्थाओं का बहिष्कार किया जाएगा, चुनावों का बहिष्कार किया जाएगा, जितने भी सरकारी कामकाज हैं सबका बहिष्कार किया जाएगा। और फाइनली 1920 के नागपुर अधिवेशन के बाद आंदोलन बहुत तेज गति से आगे बढ़ गया। असहयोग आंदोलन के चरण की बात करें तो जनवरी से लेकर मार्च तक, जनवरी 1921 से लेकर मार्च 1921 के प्रथम चरण में बड़े पैमाने पर स्कूलों, कॉलेजों, अदालतों का बहिष्कार किया गया और चरखे के प्रयोग को बढ़ावा दिया गया। स्टूडेंट बड़ी मात्रा में इस आंदोलन से जुड़े, वकील बहुत सारे इस आंदोलन से जुड़े, जैसे CR दास, मोतीलाल नेहरू ने वकालत को छोड़ दिया। इसके बाद अप्रैल में दूसरा चरण आंदोलन का शुरू हुआ, जिसका मूलभूत लक्ष्य ये था कि हम तिलक स्वराज फंड में 1 करोड़ रुपए इकट्ठे करेंगे और भाई 30 जून तक 20 लाख चरखे लगाएंगे इस पैसों से। बड़े पैमाने पर इसमें लोगों ने योगदान दिया, स्त्रियों ने तो अपने गहने तक तिलक फंड में दान दे दिए। अगले चरण में जो तीसरा चरण था उसमें यह बात की गई कि विदेशी कपड़ों का बाइकआउट करेंगे। इसके अलावा जो ब्रिटेन के प्रिंस हैं, प्रिंस ऑफ वेल्स, जो यहाँ की यात्रा पर आ रहे हैं, उनकी यात्रा का बाइकआउट किया जाएगा, चरखे को बढ़ावा दिया जाएगा, खादी को बढ़ावा दिया जाएगा। कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं वो जेल भरो आंदोलन चलाएंगे। आगे चलकर अंतिम चरण में आंदोलन में उग्रता आ गई, लोग जो थे उनके अंदर बहुत ज़्यादा जोश आ चुका था। परिणाम ये हुआ कि 5 फरवरी 1922 को यूपी के गोरखपुर जिले में एक कांड हुआ जिसे हम चोरी चोरा कांड कहते हैं। इस कांड में ये सीन हुआ कि एक जुलूस जा रहा था, पुलिस ने जुलूस वालों से हाथापाई करी। परिणामतः जुलूस के लोगों ने क्या करा, पुलिस को मारा और थाने में आग लगा दी। ये माना जाता है कि 22 सिपाही इसमें मारे गए। गांधी जी इस घटना से आहत हो गए क्योंकि आंदोलन हिंसा की राह पर चल पड़ा था। गांधी जी ने तुरंत ही इस आंदोलन को वापसी ले लिया और यहीं पर यह आंदोलन समाप्त हो जाता है। आगे हमें यह बताया जा रहा है कि आंदोलन पर जनता की प्रतिक्रिया क्या थी, यानी कि जनता इस आंदोलन में कैसे जुड़ रही थी। तो इस आंदोलन की शुरुआत की बात करें तो शुरुआत में जो मिडिल क्लास था वो आंदोलन से जुड़ता है, लेकिन शुरुआत में हालांकि जो मध्यम वर्ग था इसे गांधी जी से बहुत सारी शंकाएं थी कि गांधी जी का जो तरीका है सत्याग्रह का, अहिंसा का, क्या इससे आंदोलन सफल होगा। तो ज़्यादातर लोगों के मन में डाउट्स थे। कलकत्ता, बम्बई और मद्रास जैसी बड़ी बड़ी जगहों पर जो बड़े बड़े राजनीतिक केंद्र थे उस समय के, गांधी जी के आंदोलन पर बहुत सीमित प्रतिक्रिया हुई, यानी कि लिमिटेड लोग ही गांधी जी के साथ शुरुआत में शामिल हुए, क्योंकि सरकारी नौकरी से इस्तीफा देना है, उपाधियों का त्याग करना है, तो ये ज़्यादा बड़े काम थे, तो लोगों को ज़्यादा इसमें समर्थन नहीं मिला। लेकिन जो भारतीय व्यापारी थे इनका बड़े पैमाने पर समर्थन मिला, क्योंकि व्यापारियों को बहुत नुकसान हो रहा था, क्योंकि अंग्रेजी शासन की वजह से भारतीय व्यापारी को व्यवहार करने का मौका नहीं मिल रहा था। परिणाम था उन्होंने स्वदेशी वस्त्र उद्योग के लिए पैसा लगाना शुरू करा, क्योंकि इससे क्या होता है, इनका उद्योग चलने लग जाता।
तो बड़े बड़े व्यापारियों ने असहयोग आंदोलन को क्या करा, सपोर्ट करा। हालांकि कुछ व्यापारी ऐसे थे जिन्होंने इस आंदोलन को सपोर्ट नहीं किया। इसके अलावा बहुत सारे मजदूरों ने सपोर्ट किया, बहुत सारे मजदूरों ने सपोर्ट नहीं भी किया। बिहार में राजेंद्र प्रसाद, गुजरात में वल्लभ भाई पटेल जैसे नेताओं ने गांधी जी के आंदोलन को समर्थन दिया। विद्यार्थियों और महिलाओं की प्रतिक्रिया बहुत प्रभावशाली थी। हजारों की संख्या में विद्यार्थी इस आंदोलन में शामिल हुए और स्कूलों को बाइकआउट किया, उन्होंने कॉलेजों को बाइकआउट किया। काशी विद्यापीठ की स्थापना की गई, गुजरात विद्यापीठ की स्थापना की गई, जामिया मिलिया इस्लामिया जैसे बड़े बड़े विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई। औरतों ने बड़े पैमाने पर इस आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने पर्दा प्रथा छोड़ दिया और अपने गहने तिलक फंड में दान दे दिए। आंदोलन का फैलाव कैसे हुआ देश में, तो असहयोग और बहिष्कार का जब आह्वान किया गया तो भारत के बहुत सारे भागों में से सफलता मिली, लेकिन बहुत सारे भाग जो हैं असहयोग आंदोलन से दूर ही रहे। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बंगाल की बात करें तो बंगाल में रविंद्रनाथ ठाकुर ने, जिन्हें हम रविंद्रनाथ टैगोर के नाम से भी जानते हैं, इन्होंने गांधी जी की सराहना करी और लेकिन इन्हें गांधी जी से थोड़ी आपत्ति थी कि गांधी जी पुराने तरीके से आंदोलन चला रहे हैं, चरखे को बढ़ावा देने की क्या बात है। तो चरखे जैसे मुद्दे पर, संकीर्णता जैसे मुद्दे पर ये इनकी थोड़ी आपत्ति थी, लेकिन फिर भी इन्होंने गांधी जी की सराहना करी। गांधीवादी तरीकों की तो आलोचना करी, बट गांधी जी को सपोर्ट किया और असहयोग आंदोलन को बढ़ावा दिया। हड़ताल, बंद और गिरफ्तारियां, ऐसी चीज़ें बंगाल में बड़े पैमाने पर की गई। बंगाल के गांव में जोरदार तरीके से प्रचार किया गया ताकि गांव के लोगों को भी बहुत ज़्यादा तरीके से जोड़ा जाए। हालांकि गांधी जी के नाम पर गलत गलत योजनाएं चलाई जा रही थी, गांधी जी को इसके बारे में शायद पता भी ना हो। बिहार की बात करें तो बिहार में सार्वजनिक खाली पड़ी हुई सरकारी भूमि पर पशु चराने के अधिकार की डिमांड हुई। यानी कि बिहार में जो सरकारी भूमि थी उस पर सरकार ने ये कह रखा था, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कह रखा था यहाँ पर गांव वाले पशु नहीं चरा सकते। तो ऐसे में क्या हुआ कि बिहार के बहुत सारे लोग इस आंदोलन में शामिल हुए, क्योंकि उन्हें अधिकार चाहिए था कि खाली पड़ी जमीन पर हम भी अपने पशु को चराएं। निचली जाति वालों ने ऊंची जाति के खिलाफ की लड़ाई शुरू करी और वो असहयोग आंदोलन से जुड़ गए। यानी कि सब बंदे अपने अपने प्रॉफिट के लिए आंदोलन से जुड़ने लगे, जिसको जिसके खिलाफ लड़ना है लड़ते रहो। गौरक्षा दल के लोग भी इसमें जुड़ गए। इसके अलावा उत्तरी भारत, खासतौर पर चंपारण, सारण, मुजफ्फरपुर और पूर्णिया जिले के लोग बड़े पैमाने पर आंदोलन में जुड़ गए। बाजारों को लूटा जाने लगा और पुलिस के साथ लड़ाई झगड़े होने लगे। यूपी की बात की जाए तो यहाँ पर असहयोग आंदोलन बहुत तेजी से गति से आगे बढ़ा। यहाँ पर कुछ बड़े बड़े लीडर जो हैं यूपी में इस आंदोलन से जुड़ गए। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें तो बाबा रामचंद्र के नेतृत्व में बड़े किसान आंदोलन हुए। इन्होंने कहा भाई लगान पर कोई भी शुल्क नहीं देंगे, ज़मीन से बेदखली नहीं होगी, फ्री में काम नहीं करवाया जाएगा। 1921 के अंत में एक और नेता इसमें शामिल हुए जिनका नाम था मदारी पासी। इन्होंने बहुत तगड़ा किसान आंदोलन चलाया जिसे एका आंदोलन के नाम से जाना जाता है। पंजाब की बात की जाए तो पंजाब में गांधी जी को ज़्यादा अच्छा समर्थन नहीं मिला। ठीक है, यहाँ पर अकाली दल अपनी अपनी डिमांड के लिए आंदोलन कर रहा था। महाराष्ट्र की बात की जाए तो महाराष्ट्र में भी इतना तगड़ा समर्थन गांधी जी को नहीं मिला, क्योंकि तिलकवादी विचारधारा के लोग गांधी जी से ज़्यादा प्रोत्साहित नहीं थे। इसके अलावा गैर ब्राह्मणों ने यह महसूस किया कि कांग्रेस तो ब्राह्मणवादी पार्टी है, ऊंची ऊंची जाति के लोग इसमें हैं, तो हम इसको सपोर्ट नहीं करेंगे। आसाम की बात करें तो असम में आंदोलन को बहुत तगड़ा समर्थन मिला था। असम में जो बागान के मजदूर थे ये गांधी महाराज की जय जयकार के नारे लगा रहे थे। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में भी असहयोग आंदोलन को बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिला। यहाँ पर मोतीलाल तेजावत नाम का एक लोकल लीडर था जिसने भील आंदोलन को चलावा दिया। आंध्र की बात करें तो आंध्र में वन कानून के खिलाफ जनजातीय पहले से किसानों की शिकायतें रही हैं। यानी कि बहुत सारी जो ट्राइब्स थी इनकी बहुत सारी शिकायतें रही थी, किसानों की बहुत सारी शिकायतें रही थी। तो ऐसे में इन लोगों ने इन शिकायतों को दूर करने का ये मौका देखा और ये भी असहयोग आंदोलन में टूट पड़े। कर्नाटक की बात करें तो कर्नाटक के क्षेत्र आंदोलन से अप्रभावित थे, यानी कर्नाटक में ज़्यादा आंदोलन का सपोर्ट नहीं मिला। ठीक है, ज़्यादा लोग इसमें शामिल नहीं हुए। हालांकि छोटे मोटे कुछ मजदूर संगठनों ने यहाँ पर अपनी अपनी कुछ गतिविधियाँ करी हैं। तो इस तरीके से अगर हम आंदोलन की बात करें तो आंदोलन देश के कुछ भागों में तो फैलेगा, लेकिन कुछ भाग इससे अछूते रहेंगे, ज़्यादा सपोर्ट नहीं मिलेगा। उसकी अपने अपने रीज़न थे, क्योंकि गांधी जी अभी नए लीडर थे, 1915 में आए थे और अभी वो भारतीय जनता का विश्वास नहीं जीत पाए थे। आंदोलन का अंतिम चरण, जैसे कि मैंने आपको बताया था, आंदोलन के अंतिम चरण में गोरखपुर में जो कांड होगा, उस कांड के बाद गांधी जी क्या करेंगे, इस आंदोलन को वापस ले लेंगे। इधर सरकार आंदोलन के विकास को बहुत ध्यानपूर्वक देख रही थी कि कैसे कैसे आंदोलन आगे बढ़ रहा है। बहुत सारी खुफिया रिपोर्ट सरकार जमा कर रही थी। जब आंदोलन शुरू हुआ तो सरकार ने इसे दबाने की सोची, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कांग्रेस और खिलाफत के बहुत सारे जो लीडर्स थे, बहुत सारे जो संगठन थे, सरकार ने इन्हें गैर कानूनी घोषित कर दिया था। सरकार ने कहा भाई जनसभाएं नहीं होंगी, प्रदर्शन नहीं होंगे, उन पर प्रतिबंध लगा दिया था। अनेक जगह पर तो पुलिस ने सत्याग्रहियों पर गोलियां भी चला दी थी।
गिरफ्तारी तो आम बात थी और लाठीचार्ज तो डेली रूटीन का काम था। 1921 तक देखोगे तो गांधी जी को छोड़कर ज़्यादातर जो बड़े बड़े नेता थे उन्हें जेल में डाल दिया गया था। हिंदू मुसलमान एकता से चौकस होकर सरकार ने क्या करा, हिंदू मुसलमानों के बीच में फूट डालने की कोशिश करनी शुरू करी। अंग्रेजों के अत्याचार बहुत तेजी से आंदोलन के दौरान फैलने लगे और इस वजह से आंदोलन और भी मजबूत होने लगा। मदन मोहन मालवीय जैसे जो नेता थे ये समझौता करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। 1 जनवरी को वायसराय के पास गांधी जी ने एक चुनौती भेजी कि अगर भाई सभी कैदियों को आपने रिहा नहीं किया तो मैं सविनय अवज्ञा आंदोलन कर दूंगा, यानी कि आपकी कोई भी आज्ञा नहीं मानूंगा। यानी कि आंदोलन बहुत तेज गति से आगे बढ़ने ही वाला था। लेकिन उससे पहले ही 5 फरवरी को जब चोरी चोरा कांड हुआ, उसमें जो 22 लगभग पुलिस सिपाही मारे गए, तो ये आंदोलन से जो गांधी जी थे वो आतंकित हो गए। उसका एक रीज़न था, क्योंकि ना अगर हिंसा से हिंसा होती तो शायद हम वहाँ जीत नहीं पाते, क्योंकि जो हथियार थे, फोर्सेस थी, वो अंग्रेज़ों के साथ थी। इवन इंडियंस भी बहुत सारे अंग्रेज़ों के साथ थे। अगर यहाँ पर आंदोलन गांधी वापस नहीं लेते तो मे भी एक बहुत बड़ा जनसंहार हो जाता। और उसके बाद जैसा 1857 के विद्रोह में हुआ था कि हमारे बहुत सारे लोग मारे गए थे, मे भी ऐसे होता। तो गांधी जी ये सब सोचकर इस आंदोलन को वापस ले जाते हैं। लेकिन जब गांधी इस आंदोलन को वापस ले रहे हैं तो सब लोग उनको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। उन्हें कांग्रेस से बायकॉट कर दिया जाता है, उन्हें कांग्रेस से बाहर निकाल दिया जाता है। इवन पंडित जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू जो बड़े बड़े नेता हैं वो भी बिल्कुल शॉक्ड हो जाते हैं, यार गांधी ने आंदोलन वापस कैसे ले लिया। गांधी जी कहते हैं आंदोलन अपने रास्ते से भटक गया भाई, इसलिए मैं वापस दे रहा हूँ। गांधी जी आत्मसमर्पण कर देते हैं, गिरफ्तार होते हैं, 6 साल की उन्हें सजा मिलती है। आंदोलन वापस लेने के कारण मैंने आपको बता ही दिया, चोरी चोरी घटना जो है उसकी वजह से आंदोलन वापस लिया उन्होंने, क्योंकि गांधी जी ये चाहते थे कि मैं सारे अपमान सह सकता हूँ, यातना सह सकता हूँ, मृत्यु तक को झेल सकता हूँ, लेकिन हिंसा नहीं देखूंगा मैं। किसानों की बात है तो उन्होंने जमींदारों के खिलाफ आंदोलन किया था असहयोग के दौरान, और सारी चीज़ें अलग थलग पड़ गई। भारतीय इतिहास में इस आंदोलन के अगर हम प्रभाव की बात करें तो इस आंदोलन का अपना एक विशेष महत्व है, क्योंकि इस आंदोलन ने कहीं ना कहीं जाति बंधन को थोड़ा सा कमज़ोर किया, धार्मिकता के अंधपन को थोड़ा कमज़ोर किया, छुआछूत जैसी जो प्रथाएं थी उसको हटाने की बात की गई। किसानों और ज़मींदारों के बीच के जो संबंध थे वो थोड़े से चेंज हो गए। निम्न वर्ग बिना किसी डर के अपना सिर ऊंचा यहाँ पर कर रहा था। इस आंदोलन ने हिंदू मुसलमानों के बीच में सहयोग को बढ़ावा दिया। हालांकि जो बंगाल विभाजन के बाद चीज़ें रुक गई थी उन्हें फिर से शुरू किया गया। लोगों के अंदर पॉलिटिकल अवेयरनेस शुरू हुई इसके बाद, और इस आंदोलन के बाद लोग रुके नहीं। आगे चलकर फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन और फिर भारत छोड़ो आंदोलन, जिसकी चर्चा अगले चैप्टर में की जाएगी। इस आंदोलन का प्रभाव ये भी रहा कि मजदूर लोगों को भी अपने ताकत के बारे में पता चल पाया। मजदूर लोगों ने भी हड़तालें करी, स्वदेशी के बारे में लोग अवेयर हुए, व्यापारी अवेयर हुए, और चरखे जैसी चीज़ों को बढ़ावा दिया गया, खादी जैसी चीज़ों को बढ़ावा दिया गया। तो ये इस आंदोलन का प्रभाव है। आगे इस चैप्टर का सारांश है। सारांश में ये बताया जा रहा है कि जब हम स्वतंत्रता के इतिहास की एक बहुत बड़ी गाथा पढ़ते हैं तो उसमें असहयोग आंदोलन एक मील का पत्थर है, क्योंकि एक पहला ऐसा आंदोलन था जिसमें हिंदू मुस्लिम को हम एकजुट कर रहे हैं और इतने बड़े स्तर पर आंदोलन चलाया जा रहा है। देश के लगभग सभी हिस्सों में छोटे मोटे स्तर पर यह आंदोलन चल रहा है, भले ही बड़े स्तर पर ना चल पाया हो। इसके अलावा गांधी जी ने इस आंदोलन में खिलाफत को ब्रिटिश सरकार के खिलाफ हिंदू मुस्लिम एकता के रूप में देखा। आंदोलन के जो कार्यक्रम थे उस कार्यक्रम में बड़े पैमाने पर भारतीय शैक्षिक संस्थाओं की स्थापना हुई, कानूनी अदालतों का बायकॉट किया गया, विधायकों का बायकॉट किया गया, और चरखे और खादी का प्रयोग बढ़ावा दिया गया। ये छोटी छोटी बातें जनता को बहुत बड़े स्तर तक आगे ले गई। हालांकि आगे जो आंदोलन वापस लिया गया, इससे थोड़े दिन के लिए चीज़ें अलग हो गई, और अगले 6 सालों के लिए गांधी जी को जेल हो चुकी थी। हालांकि कुछ ही दिनों में गांधी जी को जेल से वापस, यानी कि 2 साल बाद या 3 साल बाद गांधी जी को बाकी की सज़ा माफ़ कर दी जाएगी। कुछ भी हो, इस आंदोलन का सबसे बड़ा प्रभाव ये था, इसने पूरे के पूरे भारत को उसकी शक्ति से परिचित करा दिया था कि हम सब चाहें तो ब्रिटिश राज को हिला सकते हैं, उसे यहाँ से भगा सकते हैं। ठीक है भाई, चैप्टर ये यहीं पर ख़त्म होता है। आशा है असहयोग आंदोलन से कोई भी प्रश्न आपके पेपर में आ जाए, आप उन सही प्रश्नों का उत्तर देने में सक्षम हैं। तो असहयोग आंदोलन की एक समरी बताया तो फिर से मैं, असहयोग आंदोलन के कारण क्या थे? प्रथम विश्व युद्ध का प्रभाव, जलियांवाला बाग हत्याकांड, रोलट एक्ट, और खिलाफत आंदोलन का सबसे बड़ा रीज़न था तुर्की में खलीफा के पद को समाप्त कर देना। परिणाम ये होता है कि अखिल खिलाफत कमेटी की स्थापना होती है, कांग्रेस और महात्मा गांधी को उसका अध्यक्ष बनाया जाता है। महात्मा गांधी ये चाह रहे हैं कांग्रेस और खिलाफत कमेटी एक हो जाए और हिंदू मुसलमानों को एक करके अंग्रेजों के खिलाफ इकट्ठा कर दिया जाए। शुरुआत में गांधी जी को सभी लीडर सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, बट धीरे धीरे करके सभी लीडर आगे चलकर नागपुर अधिवेशन में सपोर्ट करेंगे। अलग अलग कमेटियाँ अलग अलग तरीके से आंदोलन चलाना चाहेंगी। आंदोलन शुरू हो जाएगा और बहुत अच्छे तरीके से आगे भी बढ़ेगा, लेकिन चोरी चोरा कांड वाली जो घटना है
इसके वजह से आंदोलन वहीं पर रुक जाएगा। गांधी जी को 6 साल की जेल होगी। असहयोग आंदोलन का अध्याय यहीं पर समाप्त होगा। अगले चैप्टर में हम एक और बड़े आंदोलन की चर्चा करेंगे, सविनय अवज्ञा आंदोलन। आशा है मैं चीज़ आपको समझा पा रहा हूँ। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। धन्यवाद।